से आप अपने बच्चे को जो कंपैरिजन करते हैं, ये सही गलत? गलत है। उसने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है, डिपेंड उस पे है। एक नया शब्द आ गया सर, प्रोक्रेस्टिनेशन। चाहे कितने भी युग बीत जाए, कर्म तो आपको आज का आज ही करना पड़ेगा। तो नालायक हम लोग कैसे घोषित कर देते हैं अपनी औलाद को? मेरा निजी ये मानना है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है। कोई भी गार्जियन एक दिन में उसको नालायक का उपाधि नहीं देता है। हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं बोल पाता है, सब अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, विदेशी सब अच्छा लगते हैं। आज अगर गीता और रामायण अगर बच्चों को पढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है जो आपको जीवन में काम आने वाला है। बुरा दिन, पहला बात तो कोई बुरा होता नहीं, ये सब कर्मों का फल है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा होगा। तो सीखने का मौका छोड़ देंगे? सीखने का मौका तो डेली सीखते ही। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन आपको कोई भी जगह पहुंचने से नहीं रोक सकता अगर ये आप में है। सर, स्पीड की बात जब चल ही रही है तो एक चीज थोड़ा सा शब्द में बदलूंगा, फास्ट। क्या लगता है सर, इंटरनेट के जमाने में काम फास्ट हो रहा है कि बिना इंटरनेट वाला जमाना जो आप लोगों ने देखा, और मुझे लगता है ये आपका सौभाग्य था कि आपने बिना इंटरनेट वाला जमाना देखा, काम वहां फास्ट था कि काम यहाँ फास्ट था? जुड़ने की तो साधन बहुत हो गई सर, कितने लोग जुड़ना चाह रहे हैं, मेरा संदर्भ ये है। फास्ट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, कितने लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं। फास्ट है कुछ कि वो बस एक छलावा हो गया है फास्ट का? फास्ट कुछ नहीं है। देखिए, मैंने 1997-98 में कंप्यूटर लगाया था, पहला कंप्यूटर लिया जब पेंटियम 1 लॉन्च हुआ था, तब मैंने कंप्यूटर लिया। और उसके बाद भी मैंने अपना मैनुअल काम छोड़ा नहीं था, मैनुअल भी करते रहा। और मेरे को कंप्यूटर से ज़्यादा मैनुअल में इजी लगता था। कारण है कि हमारे ज़माने में कंप्यूटर था नहीं, हम लोगों ने सीखा नहीं, और जो स्टाफ काम करता था उन्हीं को देख देख करके हमने सीखा कंप्यूटर। लेकिन आप स्टाफ रख के अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं और डेली का डाटा डेली अगर उसको फीड करवाते हैं, तब तो वो आपके लिए फास्ट है। अगर आप उसको पेंडिंग कर लेते हैं सर, तो मेरा वो यही पहाड़ बन जाता है, और वहां पे आपका जो मैनुअल काम है वो भी खत्म हो गया, और फास्ट के चक्कर में आपका डाटा इधर पूरा हो नहीं पा रहा है। आज मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं। मैं एक डायरी से, जिसमें मैनुअल अपना एंट्री करता था, ऑर्डर, पेमेंट्स, डिटेल्स, उससे मैं अपनी सारी पार्टियों को, अपना सारा सामाजिक मैटर को और अपनी कंपनियों को, सबको मैनेज करता था एक डायरी में। उसमें पूरी एंट्री अपडेट डेली की डेली करता था। वो फास्ट था कि कंप्यूटर वाला काम फास्ट है? देखिए, ये अपना अपना सोच है। आज हमारे को, जो हम पुराना देखते आए हैं, तो हमारे को तो वो हर चीज कंट्रोल में लगता था। आज है कि हम डिपेंडेंट हो गए कि हमारे को सामने वाला एंट्री करके फीडबैक उसका देगा, प्रिंट निकाल के देगा, तो हमारे पास डाटा है, और नहीं तो हम अंधे हैं। हमारी सोच शुरू से ये रही है, 1 रुपया कमाने के लिए अगर मेरा 1.25 रुपया भी खर्चा हो रहा है, मेरा कर्म पे कोई उंगली उठा दे, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। कोई मेरे कर्म के ऊपर उंगली उठा करके ये बोले कि ये काम तुम्हारा पेंडिंग है, ये कभी बर्दाश्त नहीं। आज के जमाने में बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कर लेंगे सर, कर लेंगे, ये एक नया शब्द आया है, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि संसाधन उपलब्ध है। मेरा सवाल यही था, क्या ये जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होने के वजह से माइंडसेट धीरे धीरे हो गया, अच्छा कर लेंगे ना, अच्छा कर लेंगे ना? एक नया शब्द आ गया सर, प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा, हमारे गार्जियन ने, हमारे बुजुर्ग ने, हमारे गुरु ने
हमें ये सिखाया बेटा कल करे सो आज क्या, राज करे सो अब। लेकिन आज का जो है अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसका अंत कहीं नहीं होता है। वो आपके पास आज का काम अगर आज आप नहीं करते हैं तो कल का काम भी उसमें जुड़ जाता है और वो धीरे धीरे आपका पहाड़ बन जाता है। इसलिए पूरी पृथ्वी का जितना भी ये है, चाहे कितने भी युग बीत जाए, कर्म तो आपको आज का आज ही करना पड़ेगा। सर कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने बेटे को कह दिया तुम नालायक हो, कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप तो बहुत हुनरमंद हो चुके और आप अपने पैरामीटर पे उसे जज करके बोल दिए तुम नालायक हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपने कहा तो क्या ये उचित था? अभी आपको लगता है? बाकी के गार्जियंस के लिए आपके पास क्या कहने को होगा कि आप अपने औलाद को तो कम से कम नालायक हो ना बोले, या बोले या सच में नालायक है। मेरा प्रश्न का मतलब ये है कि हम लोग बहुत जल्दी ही जजमेंट कर देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकोगे, जबकि मेरा निजी ये मानना है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है। तो नालायक हम लोग कैसे घोषित कर देते हैं अपनी औलाद को? नालायक घोषित नहीं होता है। नालायक जो है, कोई भी गार्जियन एक दिन में उसको नालायक का उपाधि नहीं देता है। बार बार कोई चीज रिपीट होता है तब कोई भी गार्जियन उसको नालायक बोलता है, और उस जगह पे वो बच्चों की सोच है, उस नालायक को वो सही रास्ते पे लेता है या उसका उल्टा अर्थ लगाता है, नेगेटिविटी में लेता है या पॉजिटिव लेता है। अंडरस्टूड सर, मैं समझ गया। सर अगला सवाल ये है तुम 70 ही मार्क्स क्यों लाए हो? मिश्रा जी के लड़के को देखो 80 लाए हैं और गुप्ता जी के लड़के को देखो 85 लाए हैं, तुम 70 क्यों लाए हो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्या जो आज के गार्जियंस करते हैं ये होना चाहिए? मिश्रा जी का लड़का और गुप्ता जी के लड़के से आप अपने बच्चे को जो कंपैरिजन करते हैं, ये सही गलत? गलत है। कभी भी ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आज जिसका जो टैलेंट है उस हिसाब से वो लाया, उसने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है, डिपेंड उस पे है। 90% लाकर भी उसने एक्सपीरियंस नहीं लिया, वो उस जगह दिमाग में कुछ भरा ही नहीं। वो पढ़ा, कल परीक्षा है, आज पढ़ा और संजोग से वो पेपर आ गया, उसने उसको लिख के आ गया, उसको नंबर 90% आ गया। जो कंटिन्यूअस पूरी किताब पढ़ा और उस क्वेश्चन पे कम ध्यान दे पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सपीरियंस कम हो गया। आज हमारे बाबूजी क्लास 3 पढ़े हुए थे, हम बीकॉम पढ़े, हम बाबूजी को नहीं ये कर पाते थे। उनकी रफ्तार हमेशा उनके बहुत ज्यादा थी। आज का लोग कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बिना जोड़ घटाव नहीं कर सकते, 69, 79, 89 का फर्क नहीं बता सकते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं बोल पाता है, सब अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, विदेशी सब अच्छा लगता है। अपना हिंदुस्तान में एक से एक कला, संस्कृति, और आज अपनी जो ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, आज अगर गीता और रामायण अगर बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो वो बीकॉम वाले को फेल कर दे, मेरा सोच है। क्योंकि उसमें बहुत कुछ है जो आपको जीवन में काम आने वाला है। आज की पढ़ाई जीवन में कहीं काम की नहीं है, सिर्फ वो नौकरी पाने के लिए वो नौकर बनाती है। पढ़ाई चेंज होनी चाहिए, अपना जो संस्कृति था उसको भी उसमें डालना चाहिए। सर ऐसा लगता है कि यात्रा में ज्यादा मजा है कि मंजिल पहुंच जाने में ज्यादा मजा है? किसी भी चीज का हो सकता है। परीक्षा है, फरवरी में बोर्ड के इम्तिहान है, तो ये इम्तिहान की तैयारी ज्यादा एक्साइटिंग होती है कि बोर्ड के नतीजे आ गए वो दिन ज्यादा एक्साइटिंग?
मेरा ये मानना है, नतीजा आ गया शांत, खत्म। मेरा ये मानना है कि वो सफर ज्यादा रोमांचक होता है। तो एक नया सफर भी तो शुरू होता है। रिजल्ट आने के बाद आपको आगे की क्लास के लिए एक नया सफर शुरू करना है। मतलब नतीजे की परवाह बिना किए हुए सफर को एंजॉय करना। एंजॉय कीजिए। अगर आप सफर एंजॉय करते हैं, कर्म अपना ईमानदारी से करते हैं, एक्सपीरियंस जो आप ले लेते हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। आपने जो सीखा है वो आप खुद पाएंगे। आज हमने नौकरी की 2 साल रामविलास जारान में, 6 साल ट्रेड लिंक्स में। जो मैंने वहां से सीखा वो तो मेरा एसेट्स है। आज यहां तक पहुंचा हूं तो वो मेरा पहला कदम था, पहली सीढ़ियां थी। सर, अगर किसी का जीवन में डाउनफॉल आ रहा है और आए जा रहा है 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उस 10 साल या 5 साल के पीरियड में इंसान कैसे संभाले खुद को? देखिए, हम लोग आज के युग में ज्योतिष को नहीं मानते। बहुत से लोग हैं। एक ये काल चक्र है कि इतना साल का ये ग्रह चलेगा, इतना साल का ये ग्रह चलेगा, इतना साल का ये ग्रह चलेगा। आप कितना भी कर्म कर लीजिए, ग्रह अपना देगा ही, छाप छोड़ के जाएगा ही। अब जैसे बोलते हैं 7.5, किसी के लिए 7.5 लगता हुआ अच्छा होता है, किसी के लिए उतरते हुए अच्छा होता है। और बेचारा कोई आदमी ऐसा भी होता है जो पूरा 7.5 साल झेलते चला जाता है। सर, बुरे दिन की कोई अच्छी बात है क्या? ऐसा बुरा दिन कभी ऐसा लगा कि मेरे जीवन के 10 साल बुरे थे, पर अब लगा कि नहीं, उसमें भी कुछ सीखा मैंने? ऐसा कभी होता है क्या जीवन में कि बुरे दिन में भी कुछ अच्छी दिखी जाती है? बिल्कुल। आज देखिए, इसमें क्या होता है कि बुरा दिन, पहला बात तो कोई बुरा होता नहीं है, ये सब कर्मों का फल है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा होगा। आज ये मान लीजिए हम ही हैं, किसी व्यापारी को चूज किए, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है, मैंने उसको उधार दिया और 10 साल तक उसके पीछे दौड़ रहा हूं, पैसा नहीं आया। आज इस तरह का मैंने 2002-3 में इस तरह का भुगता है कि जो पैसा डूबा उसका आज तक ब्याज भर रहा हूं, वो मेरे को देना पड़ा। आज एजेंट का ड्यूटी यही है कि कंपनी का जो भी माल वो बेच रहा है, कंपनी नहीं आता है देखने कि हम किसको बेच रहे हैं। रिस्क एंड लायबिलिटीज सारा एजेंट का होता है। कंपनी 2-3% जो भी कमीशन देता है वो समझ लीजिए अपना रकम का इंश्योर्ड करता है विथ सर्विस। तो आज अगर वो पैसा डूबा तो वो एजेंट का डूबेगा। उन बुरे दिनों में भी कुछ अच्छी चीजें हुई, ऐसा लगता है? बुरे दिनों में अच्छी चीजें यही हुई कि आज मान लीजिए कोई है, बोला अरे तुम्हारा अभी 3 साल का समय खराब हो रहा है, 3 साल बाद अच्छा आएगा, तो वो एक जीने का हिम्मत मिला, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत है। 3 साल में तो वैसे ही चला जाएगा, आएगा वो, भले उसके बाद ना आया हूं, उसके बाद और कोई बोला हो नहीं 3 साल और लगेगा, तो सर 6 साल हो गया। 6 साल हो गया, लेकिन 3 साल निकलना बहुत इजी हो जाता है। आपको एक टारगेट मिल जाता है कि इतना दिन में तो आपका पोजीशन सुधरेगा। और जिस टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है उस टाइम आपको लगेगा कि बहुत पहाड़ आ गया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है आपका वो हर प्रॉब्लम ऐसा लगेगा कि इतना आसानी से निकल गया, हमको तो पता भी नहीं चला, हम तो जबरदस्ती इतना टेंशन पाले हुए थे।
इस तरह का होता है और सर, हर एक के अगर जीवन में होता है। प्रॉब्लम्स आते हैं मेंटल, कुछ लोग नशा का भी सहारा ले लेते हैं। उनका कहना है कम से कम उतनी देर तो मैं अपनी उस समस्या को भूल जाता हूँ। ये सही है, गलत है? गलत। उस समय तो सही लगता है ना? नहीं, मजा मिलता है उस समय। देखिए वो क्या है कि नशा कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जितनी देर नशा किए हैं उतना देर हो सकता है वो माथा से नहीं निकलेगा, लेकिन उतना देर आपको रिलीफ मिल जाएगा। जो इंसान रात को नशा करके आया, रात में अगर उसको नींद आ गई, सो गया, तो सुबह उठेगा तो फिर वहीं घूम रहे। और अगर रात को उसकी नींद टूट गई तो वो और बेचैन हो जाएगा। फिर नशा करने के लिए हो सकता है वो गलत लाइन में भी जाए, जो मैक्सिमम होता है। तो नशा मेरे हिसाब से सॉल्यूशन नहीं। सर, नींद का कितना महत्वपूर्ण रोल है सफलता के पीछे? नींद जरूरी है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सोच में ये रहता है, नींद लेट सवेर भी आता है। कई बार ऐसा भी हुआ है, हम लोगों का टूरिंग कर रहे हैं, आगे की गाड़ी पकड़नी है, अगर सो गया तो गाड़ी छूटने का डर है, तो नींद कई बार पूरी हो भी नहीं पाती। तो सर, हर दिन हर पार्टी से मिलना तो एक परीक्षा ही है। और आप गाड़ी में सफर किए, रात भर जगे रहे, तो क्या नींद पूरा ना होने के वजह से अब ऐसा लगता है कि उस दिन उस पार्टी को मैं बेहतर अपने आप को प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन नींद की कमी के वजह से शायद मैं अपने आप को बेहतर वे में प्रस्तुत नहीं कर पाया? ऐसा होता है कि 1-2 दिन हम चला सकते हैं? देखिए, ऐसा जो है, मैंने 1991-92 में वेस्ट बंगाल पुजेरी इंडस्ट्रीज का राजस्थान का एजेंसी लिया था। मैं दिल्ली से गाड़ी लेके निकला था और 40 दिन तक कंटिन्यूअस टूर किया था। इस तरह का पोजीशन रहा कि रात को मैं सफर किया, दिन में जहां भी जिस डेस्टिनेशन पे मेरे को पहुंचना था वहां पहुंच करके आराम किया, सुबह नहा धो करके मार्केट में निकला और दिन भर काम करके रात को फिर वापस सफर कर रहा हूँ। ड्राइवर अपना गाड़ी चला रहा है, हम उसी में जो झपकी लिए या इस तरह का, तो उस तरह का पोजीशन भी ये मैंने झेला है। और इस तरह का भी पोजीशन आया स्ट्रगल पीरियड में कि ट्रेन की टिकट नहीं बनी है, बिना टिकट ट्रेन में जनरल टिकट पे सफर किया, जहां भी बैठ गया किसी से रिक्वेस्ट करके। ट्रेन पकड़नी है, 4-5 घंटा 6 घंटा टाइम है, प्लेटफार्म में पेपर बिछा के भी सोया। तो स्ट्रगल तो उस टाइम पर भी किया। और नींद जरूरी है वहां पे। अब मान लीजिए प्लेटफार्म पर भी सोए हैं, थोड़ी बहुत नींद आ गई, उसमें भी ये चिंता रहती है कि भाई सामान सैंपल का टेची कहीं गायब ना हो जाए। फोकस कभी कभी बट जाता है नींद की कमी की वजह से, लेकिन नहीं, लेकिन हम पहला मेरा प्रायोरिटी रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यही हम शुरू से पढ़ते आए, हमने सीखा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर मोटो। तो कस्टमर के पास मेरे को लगता है कि वो आधा घंटा का काम है, लेकिन कई बार व्यापारियों के यहाँ मेरे को 2-2 घंटा लग जाता है। मेरा जितना भी व्यापारी है सबसे मेरा पर्सनल रिलेशन, और एक ही चीज लगता है, मेरे पास कंपनियां बहुत मिलेगी अगर मेरा व्यापारिक रिलेशन अच्छा है, व्यापारियों पर मेरी पकड़ अच्छी है, तो कंपनी तो आते जाते रहेगी, अच्छी कंपनियां भी आएंगी। कोई भी तरह का अगर कंपनी है, उसका सप्लाई अच्छा है, उसका
प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी रेट सही है, और फिर भी आपके पास अगर व्यापारी सही नहीं है तो आप माल नहीं बेच पाएंगे। लेकिन आपके पास व्यापारी सही है, प्रोडक्ट थोड़ा 19-20 भी है, तो उन व्यापारियों पे अपन एक बार तो माल बेच लेंगे, बाकी काम तो प्रोडक्ट को करना है। सर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है स्टार्टअप कल्चर। तुम एक काम का आइडिया लेकर आओ और मैं तुम्हें 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ और 3 साल में तुम अरबपति बन जाओगे। सर ऐसा होता है क्या कि पूंजी लगाकर अरबपति कि परिश्रम लगाकर अरबपति? देखिए अभी तक हमारे को ऐसा कोई मिला नहीं। बट और सर कभी हमने ऐसा सोचा नहीं। मैं शुरू से अपने कर्म पे फोकस करता हूँ और मेरे को ये लगता है कि मेरा अगर कर्म सही है, मेरा सोच सही है, कामयाबी मेरे को मिलेगी। ये एक दृढ़ निश्चय है। जो मैं आपको बोल रहा था इंदिरा गांधी के टाइम पे जो ये आया था, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, ये 4 शब्द था। अगर ये चीज मन में है, आप किसी का बुरा अगर नहीं सोचते हो, अपने कर्म पे फोकस करते हो, सबका सुविधा देख के चलते हो, आप कभी बैक नहीं करोगे। मैंने इस टाइप से भी किया है कि मेरा 2 रुपया कमीशन का नुकसान हो रहा है और मेरा व्यापारी को 100 रुपया का फायदा हो रहा है, तो मैं व्यापारी का 100 रुपया का फायदा ज्यादा उचित मानता हूँ। तो सर ये कौन सा लॉजिक हुआ क्या कि आप व्यापारी का फायदा और अपना नुकसान? तो उसी व्यापारी से कमाना है ना। अच्छा, आज 2 रुपया का नुकसान करके व्यापारी को अगर हम 100 रुपया का फायदा करवा रहे हैं, तो वही व्यापारी मेरे को कल फायदा भी करवाएगा। लेकिन हम अपना 2 रुपया कमाने के लिए हम पार्टी का 100 रुपया का नुकसान नहीं कर सकते। ये मेरा शुरू से ही ये नेचर कभी नहीं रहा। सर जिंदगी जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जिंदगी जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने कर्मों पे ईमानदारी से फोकस करें। रुपया, इंसान, लक्ष्य, इनमें से अगर चुनने को कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रुपया, कर्म, इंसान, कोई एक ऐसा चीज की मेरी जिंदगी के जीने के लिए ये जरूरी है, इसके बिना मैं नहीं जी सकता? परिवार भी हो सकता है वो। रुपया अपना जगह है, परिवार अपना जगह है, लक्ष्य अपना जगह, कोई एक चीज नहीं हो सकता। लेकिन कर्म अगर आपके सही हैं, आपकी दिशा सही है, तो आपको परिवार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लक्ष्य भी मिलेगा। अगर आपका कर्म सही नहीं है, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। सर लक्ष्य है और दिशा नहीं है तो? लक्ष्य तो वो तो हर इंसान चाहता है कि मेरे को करोड़पति बनना है, ये लक्ष्य है पर दिशा हाँ? नहीं है। दिशा आप कर्म कीजिए, वो करोड़पति भी बन जाइए। दिशा मिल जाएगी। दिशा तो अपने आप मिलेगी। कर्म का रास्ता सही होना चाहिए, सोच सही होनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचा के या किसी की लाश पे कदम रख करके आप आगे बढ़ना चाहें, ये गलत है। सर प्री कोविड और पोस्ट कोविड ये भी आजकल एक शब्द चला हुआ है। कोविड के पहले की दुनिया अलग थी, कोविड के बाद की दुनिया अलग हो गई है। क्या नए अपॉर्चुनिटीज भी आए हैं कोविड के बाद, कि ऐसा तो कुछ नहीं दिखता है? कोविड के बाद कुछ दिन तक लोग जागरूक भी रहे, आगे बढ़ने का कोशिश भी, यानी कि एक फास्टनेस भी आया, लेकिन धीरे धीरे सब उसी एंगल में वापस ढलते जा रहे हैं। वही घोड़ा वही मैदान। ये नहीं है कि कोविड में लोगों ने अपने लोगों को जिस टाइप से खोया, बाप बेटा का नहीं कर पा रहा, बेटा बाप का अर्थी को हाथ नहीं लगा पा रहा है, तो ये लोगों को सोचने समझने के लिए बहुत अच्छा अवसर था। और
कुछ दिन तक इसका महत्व रहा भी, वापस से वहीं चले गए। लेकिन वापस से लोग वहीं चले गए, वही पैसे के पीछे भागना है। कोविड में लोगों के पास पैसा था, इलाज नहीं था, और रिलेशन था, लेकिन पानी पकड़ाने वाला कोई नहीं था। और कोविड में जो लोगों ने अपना साथ बिताया अपनों के साथ, फर्स्ट कोविड में जो लोगों ने एंजॉय किया, सेकंड कोविड में लापरवाही के चलते अपनों को खोया। और उसके बाद आप देख लीजिए, कहीं पर भी आपको उस तरह का कि कोविड से लोग सीख ले करके आज कितना लोग उस चीज पे अमल कर रहे हैं। कहीं आप मार्केट निकल जाइए, आपको नजर नहीं आएगा। आज भी लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम होता है, बगल में बैठ के बात कर रहा है, कौन मास्क लगा के घूम रहे। सर, अपनों की बात हुई, कभी कोई दोस्त, मित्र या कोई ऐसा जिसे मिस करते हैं यार, आज का संडे उसके साथ बिताया जाता या बिताते थे, कोई ऐसा मित्र रहा हो जीवन में? बहुत आए गए। कोई ऐसा स्कूल का मित्र, बचपन का मित्र, उसके साथ आज भी मन करता है एक घंटे? देखिए, मेरा जन्म हुआ नानी के यहाँ, इसलिए मेरा नाम पड़ा मामराज जी। मेरी नानी का निकाला हुआ नाम, पंडित का निकाला हुआ नाम है महेश। मेरा पूरा बचपन मेरी बुआ फूफा जी के यहाँ पला। जितना वहां पे सुख सुविधा मिली मेरे को, मेरे बाबूजी बराबर सर्विस करते आए। 1971 में जब कोलियरी नेशनलाइज हुआ, बाबूजी का सर्विस छूट गया। बड़े भैया जयपुर में काम करते थे, दुकान थी छोटी सी गल्ले की, तो हम लोग सब जयपुर चले गए। पहले हम झरिया रहते थे। क्लास 5 तक मैंने जिस स्कूल में पढ़ा, बालिका विद्या मंदिर झरिया, उसमें एक लड़का था शैलेश अग्रवाल। उनसे मिलने का मन है? मिलने का मन सबसे करते हैं। वो वहां छूट गया, जयपुर चले गए। जयपुर में जिस स्कूल में पढ़े 5-6, वहां पे एक लड़का था राजेश पठानी, उससे दोस्ती हुआ। अपना स्थिति परिस्थिति कुछ भी समझते हुए दूसरा स्कूल में गए, वहां पे एक लड़का मिला राठौर, उससे दोस्ती हुआ। फिर हम लोगों का जयपुर में काम वगैरह उस टाइप से नहीं हुआ। बाबूजी वापस झरिया आ गए, वापस सर्विस करने लगे। हम उस टाइम जयपुर में पढ़ रहे थे दादू महाविद्यालय में, क्लास 6 में। वापस झरिया है, वापस वो दोस्ती खत्म। इसके बाद 7, 8, 9 मैंने झरिया में डीएवी स्कूल में पढ़ा। वहां पर भी जो है एक दोस्त बना। मैट्रिक की परीक्षा दे करके हम रांची आ गए, वो वहीं ब्रेक हो गया। मिलने का इच्छा करता है वहाँ, ये नहीं है। अभी भी मैं पीछे झरिया गया था तो सोचा उससे मिलूं, लेकिन अब वो भी कहाँ है, नहीं है, पता नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हो गई। तो इस तरह मेरे जीवन में बदलाव आते रहा, स्थिर दोस्ती नहीं हुई। रामविलास जालान में था तो सतीश पोद्दार से दोस्ती हुई। फिर वहां पे सर्विस छोड़ा, ट्रेड लिंक्स में आ गया। दोस्ती उनसे आज भी, आज हमारा रिलेशन है। उनकी लड़की से हमारे बेटे की शादी हुई। अब जो दोस्ती थी वो समझी हो गई। आज जो है सूरज लोधा है, वो भी एक दोस्त हैं। और फिर इसके बाद कुछ दोस्त से काफी ईमानदारी से पेश आए, लेकिन उनकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से वो साथ नहीं चल पाए। आज उसमें भी दोस्ती के हिसाब से भी नुकसान लगा।
कोई ऐसा गार्जियन फिगर सर जिनसे आप कभी भी सलाह मशवरा करते हैं जीवन के कोई बड़ा फैसला लेने से पहले? सलाह मशवरा देखिए, जब हमारे बाबूजी थे तो मैं उनसे ही करता था। कोई भी चीज था उनको बताने का कोशिश करता था, और फिर भी कुछ अगर मन में आ गया ये डिसीजन है तो हम अपने आप को भी लेते आए। आज के दिन अगर हमारे को कोई बड़ा डिसीजन और इस तरह का है तो अमूल के जो डायरेक्टर हैं आदरणीय विश्वनाथ जी सिक्सरिया, उनसे सलाह लेना मैं ज्यादा उचित मानता हूँ, क्योंकि उनकी हर बातों पे विश्वास है। आज जिस जगह अपन बैठे हैं, आज उनके शब्दों के कारण ही मैं ये ले पाया। मेरी ये औकात नहीं थी कि मैं ये बिल्डिंग खरीद पाता, लेकिन उनकी बातों में ही वो जादू है कि उन्होंने हमारे को हिम्मत दी और हम ले पाए। दूसरा है, हमारी बेटी जयपुर शादी हुआ है। जब इस बिल्डिंग को मैंने देखा और उसको बताया, तब उसने एक ही बात बोली, पापा आप ले पाएंगे, कोशिश कीजिए, आप ले पाएंगे, हमको लग रहा है आप ले लेंगे। पहला हिम्मत उसने दिया। फिर अमूल में हमने विश्वनाथ जी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो सहयोग होगा हम देंगे, और उनकी ये हिम्मत हमारे को बहुत काम आई और हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो वो मेरे आदर्श हैं और सदा रहेंगे। कोई भी जगह पहुंचने के लिए देखिए कोई ना कोई तो होता है। आज सलाह लेना और कई चीजें हैं कि आज अपन जिससे ईमानदारी से सोचते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, अपन उनसे राय विचार करते हैं और वो क्या सोच के सलाह देते हैं, या कि वो अपने को फलती नहीं है और नुकसान की तरफ भी चली जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको कुछ दे नहीं रहे निकाल के, लेकिन उनकी सलाह, उनकी बातों में वो जादू होता है कि आप कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कितनी भी बड़ी ऊंचाई हो, आप उसको अचीव कर लेते। सर 7 दिन का फैमिली ट्रिप मिले और 7 दिन का कोई ट्रेनिंग सेशन मिले, तो आप किसे चूज करेंगे? फैमिली ट्रिप। तो सीखने का मौका छोड़ देंगे? सीखने का मौका तो डेली सीखती है, लेकिन फैमिली ट्रिप रिफ्रेशमेंट देगा, आपको एक नई ऊर्जा देता है। और वो 7 दिन का ट्रिप आपका 7 साल का ऊर्जा दे के चला जाएगा। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रिप आप प्रायोरिटी उसको देंगे? फैमिली को। फैमिली के लिए करते हैं ना। आज लोग भूल जाते हैं कि आप किसके लिए कर रहे हैं। फैमिली के लिए कर रहे हैं, और फैमिली को ही आप साथ नहीं देते तो बेकार है ना। ये पैसा, ये नाम सब यही छूट जाएगा। सर लास्ट चलते चलते हमारे ऑडियंस को कोई भी एक वन लाइनर संदेश, सिर्फ एक लाइन में कोई संदेश, एक लाइन में। कोई भी कर्म करे, मन में विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो, कर्म अच्छा हो, जो उस टाइम का ये है 1975 का, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, आपको कोई भी जगह पहुंचने से नहीं रोक सकता अगर ये आप में है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और आशा करते हैं आपने जो भी सिद्धांत अपनाए उससे हमारे दर्शकों को कुछ सीख मिले। इसलिए हमने इस पॉडकास्ट का नाम ही रखा है सीख, कि हम आपके दृष्टिकोण से कुछ अपने दर्शकों को सिखा सके। आशीर्वाद दीजिए सर कि हमारा ये पॉडकास्ट और आगे चले। बिल्कुल। धन्यवाद सर। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।